अभी जो महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखा जा रहा है, जो वर्तमान स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। वर्तमान स्थिति में जो जो लोग राज कर रहे हैं, वो उनके पास जो उनकी मानसिकता है, वो मानसिकता अलग है। जो बुद्ध की मानसिकता थी, बुद्ध की विचारधारा थी, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी, सम्राट अशोक की विचारधारा थी, राजा हर्षवर्धन की विचारधारा थी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की विचारधारा थी, जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की विचारधारा थी, जो एक श्रृंखला थी कि जो मानव के लिए, मनुष्य के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते थे, मनुष्य के लिए लड़ते थे। पूरा जीवन उन्होंने मनुष्य के लिए संघर्ष करने के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण किया, समर्पण किया, बलिदान किया। इस विचारधारा के विपरीत हमेशा दूसरी विचारधारा काम करती रही। जो विचारधारा थी, वो विचारधारा थी कि मनुष्य को गुलाम बनाया जाए, मनुष्य को सेवक बनाया जाए, मनुष्य का शोषण किया जाए, मनुष्य पर अपना वर्चस्व कायम रखा जाए। ये जो वैचारिक संघर्ष है, विचारों का संघर्ष है, जो इतिहास से हमें पता चलता है, इतिहास गवाह है इसके लिए। हमेशा मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में भी, दूसरे देशों में भी वर्चस्व के लिए संघर्ष रहा है। इसके पहले भूतकाल में भी रहा है वर्चस्व के लिए संघर्ष, वर्तमान परिस्थिति में भी वर्चस्व के लिए संघर्ष है, और भविष्य में भी वर्चस्व के लिए संघर्ष रहेगा। ये वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की मानसिकता, ये अलग मानसिकता है। और जो समतावादी मानसिकता है, जो मनुष्य को सारे अधिकार मिलना चाहिए, मनुष्य सुखी होना चाहिए, मनुष्य के विचार स्वतंत्र होना चाहिए, ये मानसिकता अलग है। ये दोनों जो स्ट्रगल है, जो दो स्ट्रगल है, ये विचारों का स्ट्रगल है। क्रांति प्रतिक्रांति, ये वैचारिक क्रांति प्रतिक्रांति है। चाहे समाज में देखिए, हर जगह देखिए, तो ये जो संघर्ष होता है, वो वर्चस्व श्रेष्ठत्व का संघर्ष है, और दूसरों को गुलाम बना करके दूसरे से कैसी सेवा की जाए और दूसरे पे अपना अधिकार कैसा स्थापित किया जाए, और दूसरा जो इंसान है वो अपनी सेवा कैसे करे, निसंकोच। यानी सेवा निसंकोच, इसका मतलब है कोई उसमें ये नहीं कि खुद होके सेवा करे, और उसको सेवा मैं नहीं करूंगा यानी सेवा नहीं करने का भी अधिकार नहीं, उसको सेवा करना है या नहीं करना ही है। ये मानसिकता चली है, पूर्व काल से चली है। इसलिए जो संघर्ष है,
इस संघर्ष को हमें, जब तक हम समझते नहीं इस संघर्ष को, तब तक हम खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और हम आगे तो बढ़ने की बात, अभी तो हमारा डाउनफॉल चल रहा है, आगे बढ़ने की बात हम सोच ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी डाउनफॉल चल रहा है, इतना डाउनफॉल चल रहा है, हम कैसे जिंदा रहे, हम कैसे बचे, इस बारे में अभी सोचने की नौबत हमारे ऊपर आई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी समाज जागरूक नहीं हुआ। समाज अभी भी अहंकार में है। समाज में वही अहंकार, हमारा कौन बिगाड़ सकता है, हमारा क्या कर सकता है, जो भी हमारे ऊपर हाथ उठाएगा उसके हाथ काट डालेंगे, जो भी हमारे विरोध में बात करेगा उसके जबान काट डालेंगे, हम इतना मोर्चा निकालेंगे, ये सब बातें चल रही है। क्योंकि इस बातों का कोई फायदा नहीं है, इस बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि हमें जिससे संघर्ष करना है वैचारिक संघर्ष है। तुम अपने विचारों के लोगों को बढ़ाओ, अपने विचारों को बढ़ाओ। हम विचारों को नहीं बढ़ा रहे। हर आदमी अलग अलग विचार लेकर के अपने विचार को एक छोटे छोटे टुकड़े में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें सांघिक विचार कहां से है? विचार तो बहुत है, विद्वान लोग तो बहुत है, लेकिन जो शक्ति चाहिए, वैचारिक शक्ति चाहिए, एक शक्ति केंद्रीभूत चाहिए, सेंट्रलाइज, जो जिसको कहते हैं कि सेंट्रलाइज, जो चीज सेंट्रलाइज होती है वो शक्तिशाली बनती है, और जो डिफरेंट होती है वो उसका अलग अलग पार्ट में उसकी शक्ति विभाजित होती है, तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब शक्ति सेंट्रलाइज होगी, शक्ति का, वैचारिक शक्ति का एकीकरण होगा, एक विचारों से काम करने वाले लोग इकट्ठा होंगे, तब एक वैचारिक शक्ति बन जाएगी। तो ऐसा नहीं, अभी तो वर्तमान में तो नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में भी नहीं हो सकता, भविष्य में भी नहीं हो सकता। आप निगेटिव बोलो मुझे या फिर कुछ भी बोलो, लेकिन जो मेरा आकलन है, जो मेरा चिंतन है कि अभी हम शत्रु पे गोली चलाने वाले हैं उदाहरण के तौर पे, लेकिन शत्रु इतने दूर चले गया कि हम वहां तक हमारी गोली पहुंच ही नहीं सकती, तो शत्रु को कैसे मारोगे? जब तुम्हारे दायरे में आता है शत्रु, तब उसके ऊपर तुम हमला कर सकते हो। जब शत्रु तुम्हारे दायरे के बाहर निकल जाता है, तुम्हारे सीमा के बाहर निकल जाता है शत्रु, तो उस शत्रु का तुम कुछ नहीं कर सकते। आज प्रतिक्रांति इतने बड़े पैमाने पे हो गई कि हमारे विरोध करने के जो सीमा है, उस विरोध करने के सीमा के बाहर चले गई। अभी हमारे जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, छोटा सा बच्चा है, क्या करेगा? खेलते जाएगा, खेल जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है ये बच्चा है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें बिगाड़ने की जो ताकत है
हमारा कुछ बिगाड़ने की ताकत है वो बच्चे में नहीं है, उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं है। हमारे से लड़ने का सामर्थ्य नहीं है, हमसे टक्कर देने का सामर्थ्य नहीं है, हमसे मुकाबला करने का सामर्थ्य वो बच्चे में नहीं है। हम सब उसको खेलने दे रहे हैं। खेल, जितना खेलना है उतना खेल, हाथ में बंदूक ले, लगे तो कुछ भी खेल, पत्थर ले, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू कुछ भी नहीं कर सकता। हर जगह परिस्थिति इतनी बदल रही है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में देखिए, अभी अब हम कहते थे लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी सरकार है, दो पैसे की सरकार है। अभी बंगाल में ममता का, टीएमसी के आधे लोग फूट करके इधर आ गए, संसद भी आ गए, लोकसभा में उनके सदस्य दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो अभी उनको कोई खतरा रहा ही नहीं। पहले हम बोलते थे कि ये बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो निकल जाएंगे तो सत्ता कमजोर हो जाएगी, फिर चंद्रबाबू नायडू का समर्थन टूट जाएगा तो सत्ता कमजोर होगी। अभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आज धीरे धीरे वो खुद को इतने मजबूत बनाते जा रहे हैं कि तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे मजबूती की स्थिति में वो लोग हैं और हम दिन ब दिन कमजोर होने की स्थिति में हमारी मानसिकता है। हमारी मानसिकता है कमजोर बनने की। सिर्फ वो दिखावा दिखा रहे, जो जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वो खेल रहे हैं और वो तमाशा देख रहे हैं। वो तमाशा देख रहे हैं कि खेल रहे, खेलने दो, क्या 10,000 का मोर्चा निकालेंगे, 10,000 का मोर्चा निकालेंगे, खेलने दो, उनके खेलने की अभी और हमें इनसे कुछ डर नहीं है, उससे कोई डर नहीं है उनको। जो डर था वो सत्ता का था कि जो पूरा अधिकार जो मिलता है इंसान को वो सत्ता के आधार पर मिलता है। हमको बाबा साहब का स्टैचू दे देंगे, जो मांगेंगे वो इतनी बड़ी जगह होना, हमको वो फिर सौंदर्यकरण करना है, बाबा साहब का ये करना है, वो दे देंगे। लेकिन आपको सत्ता से हमेशा बाहर रखने का पूरा प्रयास है कि तुम सत्ता में सहभागी हो ही नहीं सकते, सत्ता में तुम्हारा सहभाग नहीं हो सकता है। इस तरह से जो स्ट्रैटेजी बन रही है, वो स्ट्रैटेजी किस तरह से बन रही है, कैसी बन रही है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो पहला जो काम है मानसिक गुलामगिरी। हमारे यादव जी बैठे हैं, धर्मेंद्र यादव जी, उनको पूरा इतिहास मालूम है। यादव समाज के, ओबीसी में यादव समाज आता है, यूपी के रहने वाले हैं। किस तरह से गुलाम बनाया, उनके माँ बाप, उनके वो लोग कैसे डरते हैं, लोग कैसा लोगों के मन में डर बैठा। अभी महाराष्ट्र में थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे, तो मराठवाड़ा चले जाओ, उधर चले जाओ, आज भी डर पैदा हुआ है। आज भी बच्चों को, नंदुरबार में हमारे टीचर गए थे तो वो बता रहे थे, बच्चों को पढ़ने नहीं देते, अपने शेड्यूल कास्ट के स्कूल में आने नहीं देते। क्यों? बोलते अरे पढ़ने से क्या होने वाला है, पढ़ने से क्या होने वाला है, अभी से नौकरी कर, कहीं ना कहीं हमारे घर में जो जानवर है, वो घर का काम है, घरगुती काम है, खेत का काम है, वो काम कर ले, पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा परिवार चलेगा। ये परिस्थिति है कि हमें कंपटीशन में वो देखना नहीं चाहते। जब हमारा एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो
कहाँ से कंपटीशन हम करेंगे? हमारा एजुकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं। जो बुद्ध ने बताया कि हर चीज होती है कॉज एंड कंडीशन, जो बताया एक बहुत ही बड़ा अच्छा उनका जो सिद्धांत है, कॉज एंड कंडीशन। कॉज एंड कंडीशन, जब तक तुम्हारे पास कॉज नहीं है और जब तक तुम कंडीशन को पूरा नहीं करोगे तब तक इफेक्ट नहीं होगा, परिणाम नहीं निकलेगा। तुम्हारे पास हेतु भी नहीं रखा उन्होंने, और कंडीशन तो तुम पूरा कर ही नहीं सकते। जो कंडीशन चाहिए, जैसे डॉक्टर को कंडीशन क्या चाहिए, कम से कम BMS होना, MBBS होना को, तो वो बच्चा ग्रेजुएट LLB नहीं होगा तो वो वकील कैसा बनेगा? जो कंडीशन चाहिए, जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन ही खत्म कर दी जा रही है। तुम्हारे में जो कंडीशन होना, पात्रता होना चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म हो रही, तुमको गुलाम बनाया जा रहा है, धीरे धीरे गुलाम बनाया जा रहा है। और हमारी इच्छा रहो ना रहो, हमारी इच्छा रहो ना रहो, जब परिस्थिति आती है, कंडीशन आती है, तो फल अपने आप निकल जाता है। एक जो मध्यम निकाय में एक उदाहरण दिया, मध्यम निकाय में बुद्ध ने एक प्रवचन में उदाहरण दिया कि अंडे के ऊपर मुर्गी बैठती है तो उसके मुर्गी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो अंडे को मिलता है। अब वो उसके टेम्परेचर से अंडे में से जो बच्चे हैं वो निकल जाते हैं, बाहर आते हैं। फिर बच्चे की इच्छा हो या ना हो, बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो उसको उतना टेम्परेचर मिलता है तो वो बच्चा निकलना ही है। अभी ये खाली जमीन है, अभी बारिश आने दो, बारिश आने के बाद में जो खाली जमीन है, आज घास नहीं दिख रहा है, 2-3 बार बारिश आने दो, घास निकलना ही है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, घास तो निकलना ही है। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है कि कुछ बात है वो होना ही होता है जब कंडीशन पूरी होती है। जब कॉज एंड कंडीशन का सिद्धांत है, जो कंडीशन पूरी होती है तो वो बात हो ही जाती है। तो हम कंडीशन के तरफ देखें, वर्तमान स्थिति में कैसी कंडीशन निर्माण हो रही है, कैसी परिस्थिति निर्माण हो रही है, ये कंडीशन किस तरह से बनाई जा रही है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये कंडीशन बनाने के लिए जो लोग वर्चस्ववादी जो लोग हैं, वर्चस्व स्थापन करना चाहते हैं, अपना श्रेष्ठत्व स्थापन करना चाहते हैं, अपने आप को अधिकार पे रखना चाहते हैं, बाकी लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो लोग कंडीशन निर्माण कर रहे हैं। कंडीशन निर्माण करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन, और हर क्षेत्र में उनका काम चल रहा है। राजनीति में भी काम चल रहा है, धार्मिक क्षेत्र में भी काम चल रहा है, इकोनॉमिक क्षेत्र में भी काम चल रहा है, हर क्षेत्र में उनका काम चल रहा है, क्योंकि उनको कंडीशन निर्माण करना है, कंडीशन निर्माण करना है। इसलिए जो मानसिक गुलाम बनाना है तो अज्ञानता लाना जरूरी है। लोगों में अज्ञानता, लोग सोच ही नहीं सके, चिंतन कर ही नहीं सके। तुम्हारे चिंतन करने के लिए बिल्कुल मनाही है। पहले हम, बुद्ध ने चिंतन किया, बाबा साहब ने चिंतन किया, जितने भी हमारे महामानव है उन्होंने चिंतन करके जो सवाल थे उस समय, जो भी समस्या थी उस समय किताब तो नहीं थे,
लेकिन जो समस्याएं थी उसके ऊपर चिंतन करके उन्होंने समस्या का समाधान निकाला, और जिसने समस्या निर्माण की उनके कारणों का भी पता लगाया उन्होंने, और उन कारणों का उन्होंने सॉल्यूशन भी निकाला उस समय। तब कहीं हम आगे बढ़े। उन्होंने सारी बातें उन्होंने चिंतन करके समझी। आज चिंतन करना है तुम्हारा, बिल्कुल कोई चिंतन नहीं कर रहा, या चिंतन करने के लिए आपको कुछ यानी परमिशन ही नहीं चिंतन करने की। आपकी जो मानसिक स्वतंत्रता है, जिसको फ्रीडम ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट्स जिसको कहते हैं, वो पूरा खत्म हो गया। फ्रीडम ऑफ थॉट्स, जो बोलेंगे वही करना है। गोबर खाने से बच्चा होता है, किसी ने बताया प्रवचन में, कुछ लोग गोबर खाने से शुरू कर देते हैं। किस भिक्षु ने बोल दिया कि जाओ मूर्ति बनाना है, अष्टधातु की मूर्ति में पावर होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, अष्टधातु की बुद्ध की मूर्ति जो चाहिए वो दे देती है, सिर्फ मांगो। ऐसा प्रचार किया जाता है। और अष्टधातु में सोना भी मिलाया जाता है। तो लोगों को, अभी तो पहले पैसे मांगते थे, पहले लोग 5-10 रुपए मांगते थे, अभी तो 500 के ऊपर आ गए। अभी 500 रुपए के छोड़कर अभी 50,000 तक आ गए। 50,000 को छोड़ करके अभी सोने तक आ गए कि सोना दे दो। सोने की मूर्ति अगर बुद्ध की बन जाए, कि मूर्ति सोने यानी सोने के चेहरा में सोना अगर डाल दिया जाए, अगर उसमें तुम्हारा सोना लगता है, तुम सोने का दान देंगे, तुम्हारा सोना मूर्ति के अंदर अगर लग जाता है तो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य से तुम्हारी समस्या हल होती है। कहा गया मानसिक चिंतन? कोई सोच रहा है? अरे इतना पुण्य तेरे को प्राप्त करना है तो तेरे पास लाखों रुपए है ना, तो अपने एक तो भी पैसा खर्चा कर रहा है क्या अपने पास का? एक तो भी तेरे पास का पैसा खर्चा कर रहा है क्या? तेरे पास तो लाखों रुपए है, मांगने की जरूरत नहीं, तो सोने की मूर्ति अभी भी खड़ी कर सकता है। लेकिन वो लोग चिंतन नहीं करते। लोगों को चिंतन करने के ऊपर पूरा पाबंदी लगा दी। चिवर पहन लिया ना उसने, वो हो गया महागुरु, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तुम पैदा नहीं कर सकते। इतनी मानसिक गुलामगिरी न इसके पहले थी, आज इतनी मानसिक गुलामगिरी हमने देखा है। और जबरदस्ती से, गुंडागर्दी से पैसे वसूल कर रहे हैं। कुछ लड़के ने बोला अरे ये सब ठगा रहे, उसको 4-5 लड़के जाके उसको मारेंगे, तू काय को बड़बड़ कर रहा बीच में, वो दे रहे तो देने दो, तेरा क्या जा रहा, तू दे रहा क्या? जबरदस्ती से इस तरह से परिस्थिति अभी बन रही है।